नमस्कार, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आप सभी का युवाचार समाचार के डेली डोज पर, जहां हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, राष्ट्रीय खबरों की और छत्तीसगढ़ में हुए दिन भर की घटनाक्रम की। आज खबरों की शुरुआत करते हैं यूनेस्को की एक रिपोर्ट से। यूनेस्को के एक नए वैश्विक आकलन से एक चिंताजनक सच्चाई सामने आई है। इसके अनुसार यूनेस्को द्वारा नामित लगभग 90% स्थल गंभीर पर्यावरणीय दबाव का सामना कर रहे हैं। इनमें विश्व धरोहर स्थल, बायोस्फीयर रिजर्व और ग्लोबल जियो पार्क शामिल है, जिन्हें पृथ्वी पर सबसे अधिक संरक्षित और पारिस्थितिक रूप से मूल्यवान स्थलों में से एक माना जाता है। ये निष्कर्ष इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे जलवायु परिवर्तन, मानवीय गतिविधियां और पारिस्थितिक क्षरण दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों के लिए खतरा बन रहे हैं। यूनेस्को की पीपल एंड नेचर रिपोर्ट 2026 ने दुनिया भर के 2260 से अधिक संरक्षित स्थलों का पहला व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत किया, जो 13 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि लगभग 90% साइटें भारी पर्यावरण तनाव का सामना कर रही है। इसके अलावा 98% साइटें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से प्रभावित है और वर्ष 2000 से अब तक 3 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र नष्ट हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 80% से अधिक साइटों पर आक्रामक प्रजातियों का फैलाव मौजूद है। यूनेस्को स्थलों पर पर्यावरणीय तनाव की मुख्य समस्या के रूप में जलवायु परिवर्तन उभरकर सामने आया है। इसके मुख्य प्रभावों में अत्यधिक गर्मी, ग्लेशियरों का पिघलना, महासागरों का अम्लीकरण और बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि शामिल है। रिपोर्ट के सबसे चिंताजनक निष्कर्षों में से एक यह दर्शाता है कि 2050 तक 25% से अधिक यूनेस्को स्थल गंभीर टिपिंग पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं, जिससे अपरिवर्तनीय क्षति होगी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात करते हैं राजनीति से जुड़ी खबर की। सालों के उथल पुथल के बाद 2026 के चुनाव में बुल्गारिया को स्पष्ट जनादेश मिला है। जी हां, रूमेन रादेव बुल्गारिया के 2026 के संसदीय चुनाव में विजयी होकर उभरे हैं और यह जीत कई वर्षों की राजनीतिक अस्थिरता के बाद एक निर्णायक मोड़ साबित हुई है। वे प्रोग्रेसिव बुल्गारिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने निर्णायक जनादेश हासिल किया है और अब वे देश के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। इस चुनावी परिणाम ने देश में एक स्थिर सरकार की उम्मीद जगाई है। एक ऐसा देश जिसने पिछले 5 वर्षों से 8 चुनावों का सामना किया है, जो यहाँ की गहरी राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों को भी दर्शाता है। 240 सदस्यों वाली संसद में 44.7% से ज्यादा वोट और अनुमानित 130 सीटों के साथ रादेव की पार्टी ने मजबूत बहुमत हासिल कर लिया है। बुल्गारिया को साल 2021 से ही बार बार सरकार गिरने, विरोध प्रदर्शन और गठबंधन की नाकामियों जैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यह साफ जनादेश अब राजनीतिक स्थिरता और असरदार शासन बहाल करने का मौका देगा। खबरों में बात करते हैं पर्यावरण से जुड़ी खबर की। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 का घोषणा हो चुका है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 दुनिया भर की 6 महिला नेताओं को दिया गया है। यह इस पुरस्कार की शुरुआत के बाद से ही पहली बार है जब यह पूरी तरह से महिलाओं को दिया गया है। यह पुरस्कार को अक्सर ग्रीन नोबेल कहा जाता है और यह उन जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को सम्मानित करता है जो पर्यावरण की रक्षा करने और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए काम करते हैं। इस साल की विजेताएं 6 अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है और यह दिखाती है कि कैसे स्थानीय स्तर पर की गई कार्रवाई वैश्विक पर्यावरणीय बदलाव ला सकती है। अगर हम बात करें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना 1989 में परोपकारी रिचर्ड और रोड्डा गोल्डमैन द्वारा की गई थी और यह पर्यावरण सक्रियता के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार हर साल दुनिया के 6 अलग अलग क्षेत्रों के जमीनी स्तर के नेताओं को सम्मानित करता है। पुरस्कार पाने वाले हर व्यक्ति को $2 लाख मिलते हैं और यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता के बचाव और जलवायु न्याय के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया जाता है। तो चलिए बात करते हैं अब पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के। इरोरी तांसी, ये नाइजीरिया के रहने वाली है। इन्होंने चमगादड़ की एक लुप्तप्राय प्रजाति को फिर से खोजा है और उन्होंने जंगल की आग से इनके आवास की रक्षा करने का काम किया है। वही बोरिम किम, ये दक्षिण कोरिया की रहने वाली है। इन्होंने युवाओं से जुड़ी एक ऐतिहासिक जलवायु मामले का नेतृत्व किया, जिसके परिणाम स्वरूप अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने दक्षिण कोरिया में जलवायु जवाबदेही को मजबूत किया है। वही सारा फिंच यूनाइटेड किंगडम की रहने वाली है।
इन्होंने एक ऐसी कानूनी जीत में अहम भूमिका निभाई है जिसके तहत अधिकारियों के लिए तेल निकालने की मंजूरी देने से पहले उसके जलवायु प्रभाव पर विचार करना अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही थियोनीलारोका माटबॉब ये पापुआ न्यू गिनी की रहने वाली है। इन्होंने पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए खनन क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी को जवाबदेह ठहराने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके अलावा अलाना अकाक हार्ले ये संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाली है। अलास्का के पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरा बन रही एक बड़ी खनन परियोजना को रोकने में मदद की है। और अब बात करते हैं अगली सम्मान प्राप्तकर्ता की। यह है कोलंबिया की रहने वाली यूवेलिस मोरालेस ब्लैंको। इन्होंने कोलंबिया में फ्रैंकिंग परियोजनाओं का सफलतापूर्वक विरोध किया और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र तथा समुदायों की रक्षा की है। उनकी उपलब्धियां विविध प्रयासों को दर्शाती है, जिनमें जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं का विरोध करने से लेकर लुप्तप्राय प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना शामिल है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री उत्पाद निर्यात 72,325 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी की गई आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सी फूड निर्यात अब तक के सबसे ऊंचे स्तर यानी कि 72,385.82 करोड़ पर पहुंच गया है। निर्यात की मात्रा भी बढ़कर 19.32 लाख मीट्रिक टन हो गई है, जो वैश्विक स्तर पर इनकी मजबूती मांग का संकेत है। अमेरिका जैसे पारंपरिक बाजारों में कुछ चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भारत ने चीन, यूरोपीय संघ और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे वैकल्पिक बाजारों में सफलतापूर्वक अपना विस्तार किया है, जो एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। हाल के आंकड़ों से एक्सपोर्ट की कीमत और मात्रा दोनों में बढ़ोतरी का पता चलता है और इससे दुनिया में सी फूड एक्सपोर्ट करने वाले एक बड़े देश के तौर पर भारत की स्थिति और भी मजबूत हुई है। फ्रोजन झींगा भारत के समुद्री भोजन निर्यात पर अपना दबदबा बनाए हुए है और इसका योगदान 47,973.13 करोड़ है, जो कुल निर्यात कमाई का 2/3 से भी अधिक है। यह लगातार और स्थिर प्रदर्शन इस बात को रेखांकित करता है कि कैसे भारत की समुद्री निर्यात अर्थव्यवस्था का मुख्य संचालक के रूप में झींगे की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। वही संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी सबसे पसंदीदा जगह बना हुआ है, जहां $2.32 बिलियन मूल्य का सी फूड आयात किया जाता है। हालांकि आपसी टैरिफ लगाए जाने के कारण अमेरिका को होने वाले निर्यात में गिरावट आई है, जिसके परिणाम स्वरूप मात्रा में 19.8% की गिरावट देखी गई है और झींगा मछली के निर्यात मूल्य में 14.5% की कमी आई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ में खत्म हुआ व्यापम का जमाना, अब नए कर्मचारी चयन मंडल द्वारा सरकारी नौकरियों की भर्ती होगी। छत्तीसगढ़ में अब कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए कर्मचारी चयन मंडल का गठन कर दिया गया है। राज्य के विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने इस संबंध में राजपत्र यानी कि गजट जारी कर दिया गया है। यह अधिसूचना राज्यपाल के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। सरकार द्वारा जारी इस अधिसूचना के साथ ही कर्मचारी चयन मंडल का आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आना संभव हो गया है। अब राज्य में विभिन्न विभागों में होने वाली भर्तियां अब मंडल संचालित करेगा। इस कदम का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, संगठित और सुचारू बनाना है, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को निष्पक्ष तरीके से अवसर मिल सके। राजपत्र में मंडल के गठन, कार्यप्रणाली और अधिकारों से जुड़ी जानकारी भी दी गई है, जिसके तहत संस्था राज्य में भर्ती प्रक्रिया का प्रमुख केंद्र बनेगी। यह निर्णय केवल एक विभाग का गठन नहीं है, बल्कि उस जर्जर हो चुकी भर्ती प्रक्रिया को बदलने की कोशिश है, जिसकी वजह से राज्य का युवा लंबे समय से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर होते थे। अब तक स्वास्थ्य, शिक्षा और राजस्व जैसे अलग अलग विभाग अपनी भर्ती के लिए स्वतंत्र थे, जिससे न केवल देरी होती थी बल्कि समन्वय का भी भारी अभाव था। अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी यानी कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के सभी गैर राजपत्रित पदों की जिम्मेदारी इसी मंडल के पास होगी। सूत्रों के मुताबिक यह मंडल केंद्र के एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तर्ज पर काम करेगा। इसके पास अपना एक एग्जामिनेशन कैलेंडर होगा। परीक्षा की तिथि से लेकर नियुक्ति पत्र तक जारी करने का तिथि इसमें निर्धारित होगी। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि इस मंडल के जरिए जिला और संभाग कैडर की भर्तियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यह बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों के युवाओं के
प्रशासन में भागीदारी का सबसे बड़ा मौका साबित हो सकता है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या केवल नया बोर्ड बना देने से व्यवस्था सुधर जाएगी? इतिहास गवाह है कि छत्तीसगढ़ में व्यापम और पीएससी जैसी संस्थाएं भी विवादों में घिरी रही है। खबरों में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं निरंजन लेता हूं आप सभी से विदा। शुभ रात्रि।